हे फ्रेंड्स, इट्स हर्ष लोहार। तो आज हम पढ़ने वाले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि हम इवैक्यूलेटेड ग्लास की एक ट्यूब लेंगे। इवैक्यूलेटेड उसका मतलब कि हमने उसमें वैक्यूम जनरेट किया है, प्रेशर बहुत कम है, मतलब कि गैसेस बहुत कम है, कि जो प्रेशर लगा रही है वो गैसेस बहुत कम है। तो मतलब हम यहाँ पे एक इवैक्यूलेटेड ट्यूब है, टू वैक्यूम पंप, टू वैक्यूम पंप। इसका मतलब कि प्रेशर बहुत कम है यहाँ पे। और हम यहाँ पे मेटल की दो प्लेट लगा रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, क्योंकि ये नेगेटिव एंड है, ये छोटा है तो नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव एंड है तो ये नेगेटिव होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये पॉजिटिव एंड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड। प्रेशर बहुत कम है, टू वैक्यूम पंप। और यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज सप्लाई की है। इस एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ एसेंशियल है कि पहला तो प्रेशर, मतलब इस ट्यूब में प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। जब अब वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि आप इसको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। और ये प्लेट दोनों किसकी है, मेटल की प्लेट है। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये जो यहाँ से अगर आप मेटल इस प्लेट को एनर्जी दोगे तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आएंगे। उस टाइम पता नहीं था कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम तो उस टाइम कैथोड रे की बात कर रहे थे, मतलब उस टाइम कैथोड रे की बात कर रहे थे साइंटिस्ट लोग। और ये एक्सपेरिमेंट जनरली किए थे माइकल फेराडे ने। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम कैथोड रे की बात करें, कैथोड रे यहाँ से निकलेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कैथोड रे प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके लिए हमने क्या किया कि एनोड में होल्ड कर दिए, एनोड में होल्ड कर दिए। और यहाँ पे ये जो पीछे वाली स्क्रीन है ना, हमने वहाँ ZNS की स्क्रीन रख दी, ZNS स्क्रीन या फिर फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, मतलब स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो सकती है, या फिर हम उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट ये उस टाइप की स्क्रीन होती है कि अगर इस स्क्रीन पे कोई भी पार्टिकल कोलाइड होता है ना, तो यहाँ पे ब्राइट लाइट, मतलब ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा। अगर इस स्क्रीन में कहीं भी कोई भी चीज़ कोलाइड होती है तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड रे निकली, और क्योंकि यहाँ से निकल के इस ZNS की स्क्रीन पर इंसिडेंट होगी, कोलाइड होगी, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कैथोड रे प्रेजेंट है। तो ये था एक्सपेरिमेंट। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने ये पढ़ लिया, फिगर अच्छे से दूर लो। और ZNS स्क्रीन, दो चीज़ें असेंशियल है, प्रेशर कम होना चाहिए, हाई वोल्टेज, और यहाँ से कैथोड रे निकल के इस स्क्रीन पर इंसिडेंट होगी और वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, क्योंकि इसको फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं कि इस स्क्रीन पर कभी भी कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट होता है या फिर कोलाइड होता है तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा। यही सेम चीज़ कैथोड रे ट्यूब ही हमारी टेलीविज़न में होती है। हमारी टेलीविज़न रे ट्यूब जो होती है वो कैथोड रे ट्यूब होती है, और उसकी स्क्रीन जो होती है टेलीविज़न की वो ZNS स्क्रीन या फिर फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन होती है। जब भी कैथोड रेज, टेलीविज़न रे ट्यूब की कैथोड रेज, टेलीविज़न रे ट्यूब की कैथोड रेज, मतलब टेलीविज़न रे ट्यूब की कैथोड रेज जब भी उसकी स्क्रीन पर इंसिडेंट हो गए तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा और वो एज अ पिक्चर आपको दिखेगी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन।
हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप सनलाइट को ले लो, अब सनलाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो हमको कैसे पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, वहाँ से सनलाइट आ रही है तो मेरी शेडो पीछे जस्ट मेरे जस्ट पीछे मेरी शेडो बनेगी अगर वो सनलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो अब वैसे यहाँ होगा कि अगर यहाँ पे हम कैथोड रे ड्रॉ कर रहे हैं कि कैथोड रे ट्रैवल करे, ठीक है, और बीच में हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दी, और ये कैथोड रे और बीच में हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दी, अगर उसकी फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर उसकी शेडो बन रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली, ये है फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट है कि जिस पे हम शेडो बनेगी ऑब्जेक्ट के, और हमने यहाँ बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दी, तो इसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे शेडो बनेगी। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये होगी कैथोड रेज, और ये होगी फोटोग्राफिक प्लेट, और ये होगी शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और जो भी चीज मतलब अगर वो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है ना, तभी वो शेडो बनाएगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसने शेडो बना दी, तो क्योंकि इसने शेडो बना दी इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड लिखेंगे कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। Cathode rays produce mechanical effect cathode ray produce mechanical effect as they can rotate the wheel place in their path, the wheel placed in their path। देखो ये कैथोड रे होगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज, मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैथोड रेज मतलब कि कैथोड रेज इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये कैथोड रेज होगी। अगर हम इसके पास में कोई छोटा सा व्हील रख देंगे, हमने ये व्हील रख दिया, ये व्हील रख दिया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। हमने यहाँ पे एक छोटा सा व्हील रख दिया, ये बहुत लाइट व्हील है, मैंने यहाँ दिखाया बड़ा है लेकिन ये बहुत लाइट व्हील है। तो अगर यहाँ से कैथोड रे इस साइड मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैथोड रे, तो ये कैथोड रे इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे, क्योंकि इस कैथोड रे ने इस पे फोर्स लगाया तो ये व्हील जो है वो घूमेगा, इस साइड रोटेट करेगा। तो यही बोल रहा है कि द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि ये व्हील को रोटेट कर सकता है, इसलिए ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कैथोड, अभी तो हमको पता है कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन हमको जानना है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज। तो हम किसका मतलब कैसे पता करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी, cathode ray consist negatively charged particle called electron।
कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि हमने क्या किया कि दो प्लेट रख दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया हमने दो प्लेट के थ्रू। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। अब क्योंकि हम अगर यहाँ से कैथोड रे मूव करेंगे तो आपके हिसाब से किस डायरेक्शन में वो मतलब उसका वो होगा, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी। हमने इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तभी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। हमने अब क्या रख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया कैथोड रेज की ट्रैवल की डायरेक्शन में। तो हमने क्योंकि यहाँ पे कैथोड रे रख दिया तो हमने देखा कि कैथोड रे जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ कब अट्रैक्ट होगी, कि जबकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तभी ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री मतलब मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब आप उसको हाई वोल्टेज मतलब कि आपने उसको एनर्जी सप्लाई करी तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ वो एनोड है उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो अब फोर्थ और फिफ्थ है। फोर्थ है कैथोड रेज ट्रैवल विथ हाई स्पीड। कैथोड रे ट्रैवल विथ हाई स्पीड। कैथोड रे ट्रैवल विथ हाई स्पीड। फिफ्थ है कैथोड रे कैन कोज फ्लोरोसेंस। अब कैथोड रे कैन कोज फ्लोरोसेंस। अब ये तो नॉर्मल सी बात, मतलब हमने ये पहले पढ़ लिया कि अगर वो ZNS की स्क्रीन पर इंसिडेंट होगा, क्योंकि वो स्क्रीन ऐसी होती है कि कोई भी पार्टिकल उस स्क्रीन पर इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा। तो कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस। अब ये जब उस ZNS की स्क्रीन पर इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट cathode rays hit the object on which they fall due to transfer of kinetic energy to the object. Cathode ray hit the object on which they fall due to transfer of kinetic energy of object. और हमने यहाँ पे एक सोर्स ले लिया कैथोड रे का, सोर्स ऑफ कैथोड रेज। सोर्स ऑफ कैथोड रेज देखो, अब यहाँ पे कैथोड रे का सोर्स है, मतलब कि यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी और यहाँ से जब कैथोड रे निकलेगी तब उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी रख दी। यहाँ पे हमने क्या किया कि रिजिड बॉडी रख दी। रिजिड बॉडी मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो वो वहाँ के वहाँ ही रहेगा,
क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो ये इसके डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये मूव करेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी कैथोड रेज के पास, ये रिजिड बॉडी को दे देगा। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये रिजिड बॉडी को देगा, तब किस फॉर्म में देगा, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सारी। तो ये जो है वो कैसा हो जाएगा, रेड हॉट, मतलब ये लाल हो जाएगा हीट की वजह से। चलो इतना नोट कर लो। अब 7th पढ़ते हैं। अब 7th पढ़ते हैं। When cathode rays fall on heavy metal, X-ray are produced. When 7th क्या है, 7th है कि 7th when cathode rays fall on heavy metal, X-rays are produced. जब हैवी मेटल पे, मतलब कि जब जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है या फिर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हैवी मेटल कि जिसका एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास ज़्यादा है, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन हैवी मेटल एक्स-रे आर प्रोड्यूसेस, कि जब भी कैथोड रे हैवी मेटल पर अप्लाई होगी, हैवी मेटल व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन, कि जब भी हैवी मेटल पे फॉल होगी कैथोड रेज, तब एक्सरे आर प्रोड्यूसेस, कि एक्सरे प्रोड्यूस होगी। अब 8th क्या है, 8th प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेज possesses ionizing power, therefore they ionize the gas through which they pass. मैं इंक फिल कर लेता हूँ मेरी मार्कर के अंदर, तब तक आप नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए।
cathode rays possesses ionizing power, therefore they ionize the gases through which they pass. कैसे समझेंगे कि कैथोड रेस के पास एनर्जी होती है, कैथोड रेस के पास एनर्जी होती है। तो हम जब मतलब कैथोड रे उस ट्यूब में से ट्रैवल कर रही है, हमने क्या बोला था कि इवैक्यूलेटेड ट्यूब है, मतलब उसमें हमने वैक्यूम जैसी कंडीशन हासिल की है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो गैसेस हो गए कि नहीं। तो मानो कि हमने मतलब वहाँ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वहाँ पे कौन से गैस है, हाइड्रोजन गैस है। वहां पे मानो कि हाइड्रोजन गैस है, अब यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है H2, मतलब H। अब देखो, अब कैथोड रेस के पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी अगर इसको देगा तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एनर्जी दी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रे, क्योंकि कैथोड रे के पास एनर्जी है, हमने कैथोड रे के फॉर्म में हमने एनर्जी सप्लाई की, तो ये हाइड्रोजन एटम है वो, सॉरी हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो हाइड्रोजन के एटम में। अब देखो हमने और एनर्जी सप्लाई की। अब हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, ये एक हाइड्रोजन एटम, एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने थोड़ी और एनर्जी सप्लाई की, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट शेल में चला जाएगा। एनर्जी सप्लाई की हमने, थोड़ी और एनर्जी सप्लाई की इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रे, क्योंकि कैथोड रेस के पास एनर्जी होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट शेल में चला जाएगा। मतलब कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब बचा क्या, हाइड्रोजन के पास से चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, हाइड्रोजन को आयोनाइज कर दिया ना। देखो पहले H2 मॉलिक्यूल था, अब H+ हो गया, तो उसको आयोनाइज कर दिया। अब 9th है कि द कैथोड रेज प्रोड्यूस ब्लैक शेडो ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। हमने ये सारी तो पढ़ रखी है, अब देखो नोट कर लेना इतना। कैथोड रे प्रोड्यूस ब्लैक शेडो ऑन फोटोग्राफी प्लेट। 9th है द कैथोड रेज प्रोड्यूस, द कैथोड रे प्रोड्यूस, द कैथोड रेज प्रोड्यूस ब्लैक शेडो ऑन फोटोग्राफी प्लेट। ये हमने पढ़ रखा पहले। अब 10th क्या है, they can penetrate, they can penetrate through thin metallic sheet। They can penetrate through thin metallic sheet। अब ये देखो, इसका मतलब है कि कैथोड रे अगर थिन मेटालिक प्लेट की कोई शीट है तो वो उसको पेनिट्रेट कर जाएगी। ये बात मतलब इतनी
ठीक है, कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटालिक शीट, कि वो थिन मेटालिक प्लेट होगी तो या फिर शीट होगी तो उसमें से पेनिट्रेट हो जाएगी। अब 11th क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। द नेचर ऑफ कैथोड रेज, द नेचर ऑफ कैथोड रेज, द नेचर ऑफ कैथोड रेज does not depend upon the nature of gas। अब देखो गैस से तो बन ही नहीं रहा कुछ, गैस से तो बन ही नहीं रहा। अब कैथोड रे कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मेटल की प्लेट से, तो नेचर ऑफ गैस पे तो कैसे डिपेंड करेंगे, ये तो फालतू लाइन है, नेचर ऑफ गैस। और अब ये हो सकता है कि और कैथोड मटेरियल, कैथोड मटेरियल यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये कैसे हो सकता है, देखो अब कैथोड मटेरियल हम कौन सा भी यूज़ करें, इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा। कैथोड मटेरियल हम कौन सा भी यूज़ करें, अगर मेटल है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और आप जब भी उसको एनर्जी दोगे तो वो मूव करेगा। तो डेफिनेटली कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ना तो वो गैस फिल करे उस पर डिपेंड करेगा, ना तो आपने कौन सा कैथोड मटेरियल यूज़ करा है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक constituent of all atom, therefore we can say electron are basic constituent of all atom। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑफ ऑल एटम। अब वो जो कैथोड रे है, कैथोड रे किससे बनी, इलेक्ट्रॉन से। अब वो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो जो नेचर मतलब हमने जो गैस फिल करी उसके नेचर पे, और ना तो वो प्लेट जो हम मतलब कैथोड प्लेट जो हमने यूज़ करी ना तो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, कि वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता दोनों चीज़ों पे। अब इतना हो गया, तो अब हम पढ़ते हैं जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, कि जे थॉमसन ने इस पे क्या किया था कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कर करके ई बाई एम इलेक्ट्रो मतलब कैथोड रे का E/m रेशियो निकाला था, और मिलीकन ने उसके एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। तो क्योंकि हमको E/m रेशियो पता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो हमको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल जाएगा, वो हम देखते हैं। चलो कि जे थॉमसन ने क्या करा कि कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में और एब्सेंट में उसको मूव कराया, तो उसने अलग अलग रिजल्ट देखे। तो हम वही करते कि देखो हमने यहाँ पे एक ट्यूब ली, वही इवैक्यूलेटेड मतलब डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पे वो टू वैक्यूम पम्प वैक्यूम करने के लिए, और यहाँ पे एनोड होगा, ये होगा कैथोड, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव से बैटरी के नेगेटिव एंड से ज्वाइन करूँगा और इसको पॉजिटिव से। अब क्योंकि यहाँ से हाई वोल्टेज होंगे और यहाँ पे प्रेशर लो होगा, तो यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी और इसमें होल होगा। तो मैं यहाँ पे जो हो रहा है वो उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। और ये जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ क्या होगा। मतलब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मूवमेंट ऑफ, अब यहाँ पे जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। अब जब हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। तो ये देखो अगर कैथोड रे मैं ये बना रहा हूँ कि कैथोड रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो ये पॉइंट हो गया आपका। एनसीईआरटी में कौन सा दिखा रखा है मैं देख लेता हूँ। ये दिखा रखा है, बी दिखा रखा है, ये बी दिखा रखा है। और अब देखो अब क्योंकि अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, ये है पॉजिटिव प्लेट
और ये है नेगेटिव प्लेट। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट अप्लाई की है, तो कैथोड रे है वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव होगी, तो कैथोड रे जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव होगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट देखा रखा है वो ए दिखा रखा है। अब जब मैंने एक मैग्नेट लिया यहाँ पे, ये जो मैग्नेट है वो ऐसे है कि ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से कैथोड रे जा रही है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो जब भी हमने अब देखो पहले तो क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हटा लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के अब मैं सिर्फ मैग्नेट की इफेक्ट देख रहा हूँ। तो जब हम मैं सिर्फ मैग्नेट की इफेक्ट देख रहा हूँ, तब ये जो कैथोड रे वो कहाँ जा रही है, तो वो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिल रही है सी पे। तो इसका डेविएशन देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब उसका डेविएशन नहीं हुआ, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वो डेविएट हुई, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लिया और सिर्फ मैग्नेट रखा, जब मैग्नेट रखा तो वो कहाँ पे जा रही है, सी पे। अब देखो हमने एक और चीज़ नोटिस की कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने बैलेंस कर दिया, तभी भी ये जो कैथोड रे ना वो बी पे ही मतलब कोलाइड होगी, मतलब बी पर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट जो है वो नाबूद कर देंगे, तो वो जो ये जो रे है कैथोड रे वो बी पे ही जाएंगे। अब ये डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि डेविएशन पहले तो ये जो कैथोड मतलब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो हैवी है या लाइट है। अगर वो लाइट होगा तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, अगर वो हैवी होगा इन द वेट में अगर वो हैवी होगा तो उसका डेविएशन कम होगा। सेकंड थिंग जो है वो इस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तब इसका डेविएशन ज़्यादा होगा। और हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तब उसके डेविएशन जो है वो ज़्यादा होगा। और तीसरी बात की जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि जो यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करे, कैथोड रे पार्टिकल या फिर मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, उसके चार्ज पर अगर चार्ज ज़्यादा होगा तभी भी उसका जो डेविएशन है वो ज़्यादा होगा। कि बेसिकली तीन बातों पर ये जो डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो चार्ज पर, कि चार्ज कि अगर वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। सेकंड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कि अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। और थर्ड चीज़ कि ये लाइट है या हैवी है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है अगर वो लाइट होगा तो उसका डेविएशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हैवी पार्टिकल। तो हमने ये तीन पढ़े, हमने ये तीन मतलब कि किस किस बात पे ये डेविएशन डिपेंड करता है, हमने वो तीन चीज़ें पढ़ी। तो अब देखो, अब वो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा। देखो तो अब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके पर मतलब उस पर से उन्होंने ये Q/m रेशियो निकाला। Q/m रेशियो उनका कितना आ रहा है, 1.75 × 10⁻11। कि Q/m रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन का, कैथोड का, इज इक्वल टू 1.75 × 10⁻11। अब यूनिट कौन सा आएगा, चार्ज का कौन सा होगा, कूलम, मास का कौन सा होगा, किलोग्राम। अब देखो, अब ये तो होगा जे थॉमसन ने किया था, बाय जे थॉमसन, बाय जे थॉमसन। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अब जो है बाय जे थॉमसन। अब देखो, अब मिलिकन, अकॉर्डिंग टू मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से, अकॉर्डिंग टू मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से QE फाइंड कर लिया। QE जो है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के इक्वल है, जो हम इसको E कहते हैं, QE।
QE 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम के इक्वल, जो इसको हम E कहते हैं, क्योंकि हमको QE अपॉन ME इज इक्वल टू कितना पता है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अब हमको ये पता है कितना QE कितना है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ठीक है। अब ये कूलम से कूलम कट गया। अब जब ये है वो इसको यहाँ लाए, इसको अगर ME इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻90 अपॉन 1.75 इंटू 11 नहीं है, +11 है, 1.75 इंटू 10⁻11, तो +11 और जो यूनिट आएगा वो kg आएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसके ऊपर से हमको कैथोड रे का क्या क्या मिल गया, मास भी मिल गया। सबसे पहले तो Q/ME निकाला था जो थॉमसन ने, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। उसके बाद आए मिलिकन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर से चार्ज निकाला कूलम में, तो वो चार्ज मिल गया। तो Q/ME हमको पता था, तो हमको इलेक्ट्रॉन का मास भी मिल गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनोड रेज। देखो मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज अपॉन QE अपॉन ME, तो हमको पता है QE अपॉन ME कितना, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन किलोग्राम। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है। तो ये जो चीज़ है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट आएगी, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो भाई ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये जो चीज़ है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट आएगी। अब हम बात करते हैं एनोड रेज के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और उसके बाद हम एनोड रेज की बात करेंगे। मतलब बच्चों के मन में एक गलतफहमी होती है कि कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन और एनोड रे मतलब प्रोटॉन। ये आपकी गलतफहमी है, ये बिल्कुल सच नहीं है। अब वो जो आपका गलतफहमी है ना, वो जो कन्फ्यूज़न है, वो अब यहाँ पे मैं दूर करूँगा। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। अब देखो प्रोटॉन हम कहे तो कहे किससे, देखो किसको कहे प्रोटॉन। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होता है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हाइड्रोजन में से, H प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन ही तो बचा। मतलब कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस की जब उसका इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचता है उसको ही हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये जो बचा वो है प्रोटॉन। अब देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। जो उस पे था चार्ज ऑन कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था QE जो था, वो QE जो था इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो नेगेटिव में था। QE इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। इतना ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव में होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, जबकि प्रोटॉन का कितना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें क्या आएगा,
मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम 19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और वो जो आंसर आएगा वो कूलम पर किलोग्राम में आएगा। अब हम पढ़ते हैं एनोड रेज के बारे में। अब जो हम पढ़ते हैं एनोड रेज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि सर एनोड रेज कैसे है, देखते हैं चलो एनोड रेज को। अब देखो सबसे पहले हम कैथोड रेज ही पढ़ते। देखो कैथोड रे में क्या था, एक ये ट्यूब थी, हाँ थी सर, एक ट्यूब थी, इवैक्यूलेटेड ट्यूब थी, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट थी, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट थी, ये ट्यूब थोड़ी पतली बन गई, हाँ ये ट्यूब, चलो। और यहाँ पे हम इसको नेगेटिव से जोड़ रहे थे बैटरी के, और यहाँ पे पॉजिटिव एंड से जोड़ रहे थे, तो ये कैसे कनेक्ट होगी देखो। अब जो है कि यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी, यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी। भाई यहाँ पे आपने इवैक्यूलेटर ट्यूब बोला था, मतलब थोड़े बहुत, मतलब इवैक्यूलेटर मतलब आपने वहाँ से मतलब सारी मतलब गैसेस को खींच लिया, लेकिन थोड़ी बहुत तो गैसेस बची होगी कि नहीं। तो मानो कि यहाँ पे गैसेस, कोई गैस है, ठीक है, H2 गैस है, N2 गैस है, कोई गैस है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। अब इसके पास एनर्जी, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या बोला था कि कैथोड रेज हैव आयोनाइजिंग पावर, और वो गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती है। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में कि कैथोड रेज हैव आयोनाइजिंग पावर एंड वो गैसेस को आयोनाइज भी करती है। तो देखो H2 हाइड्रोजन, इसके मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि कैथोड रेज के पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी यहाँ से इस H2 गैस को सप्लाई हुई, ये H2 गैस और ये N2 गैस है, तो वहाँ से क्या बनेगा H2 हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम पे अगर आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो तब क्या बनेगा H++ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो एनोड रेज है। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगी, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द कैथोड। अब हम क्या पढ़ते हैं, एनोड रेज आर नॉट फॉर्म फ्रॉम मेटालिक प्लेट, इट फॉर्म फ्रॉम गैस विच प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब। अब इतना लिख लो और ये फिगर जरूर धरना कि ये जो इसको आयोनाइज करेगी, कैथोड रे जो है वो गैसेस को आयोनाइज करने के बाद एनोड रेज बनेगी। अब यहाँ पे इसको एनर्जी मिली तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होकर 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब हाइड्रोजन एटम को अगर आप फर्दर एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन घुमा देगा, और जो बचेगा वो बनेगा एनोड रेज। अब देखो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज फॉर्म फ्रॉम ओनली प्रोटॉन, लेकिन अगर आप दूसरी गैसेस लेते हो तब एनोड रेज जो है वो बनती है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ आगे। चलो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं एनोड रेज। यहाँ पे हेडिंग लगा दी एनोड रेज। एनोड रेज आर नॉट मेड अप, एनोड रेज आर नॉट फॉर्म फ्रॉम, आर नॉट फॉर्म फ्रॉम, एनोड रेज आर नॉट form from metallic plate. It form from gas which present in tube. ये बिल्कुल सही बात है, हमने देखा अभी, which present in एनोड रेज आर नॉट फॉर्म फ्रॉम मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट से तो कैथोड रेज फॉर्म होती है। इट फॉर्म फ्रॉम गैसेस विच प्रेजेंट इन ट्यूब।
कि ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उससे एनोड रेज फॉर्म होती है। अब ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनोड रेज मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। एनोड रेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, in case of hydrogen in case of hydrogen anode rays made up of only proton। अब देखो ये कैसे हुआ, ये तो मैंने समझा दिया, क्योंकि देखो कैथोड रेज आयोनाइज करते हैं, मतलब आयोनाइज कर दिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी गैस का। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कैथोड रे आयोनाइज करेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी गैस का। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब बचेगा क्या, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी गया, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, तो बचा क्या, एक प्रोटॉन। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटॉन। ये लाइन भी आपको क्लियर है। अब देखो मैं, अब ये इतना होगा तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ और ये लाइन क्लियर कराता हूँ कि एनोड रेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलो अब देखो, हमने ग्लास, मतलब वो ग्लास की जो ट्यूब थी उसमें ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही थी, उसमें नाइट्रोजन गैस भी तो थी। अब देखो नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है, नाइट्रोजन एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, इसको जब एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगी, टू नाइट्रोजन एटम में। मतलब यहाँ पे कैथोड रे लिख देता हूँ कि कैथोड रे जब उसको एनर्जी सप्लाई करेगी तो 2 नाइट्रोजन एटम में, और जब ये नाइट्रोजन एटम पर कैथोड रे और एनर्जी मतलब कैथोड रे आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि कैथोड रे के पास आयोनाइजिंग पावर है, वो गैस को आयोनाइज करेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसकी क्या होगी 1s2 2s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो क्या होगी 2p2। अब मैं देखो ये बनाता हूँ, n+ बनाता हूँ, क्योंकि n+ है तो उसने क्या किया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसके न्यूक्लियस में तो क्या होगा 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन तो होगा ही। बचे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। तो ये जो है वो एनोड रेज है, ठीक है, एनोड रे। एनोड रे किस किस चीज़ से बनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो एनोड रे सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रे सिर्फ प्रोटॉन होता है। बाकी अगर आप अदर गैसेस ले रहे हो तो एनोड रेज बनी होती है 7, मतलब सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। चलो ये इतना लिख लो, और अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है, वो पहले ख़त्म करते हो, बाद में पढ़ते हो थोड़ा कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। वो मतलब जो कैथोड रे की थी वही है कि एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल। ये बहुत अच्छी लाइन है, एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल, एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल। जो कैथोड रेज थी, इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था, कि मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था। लेकिन एनोड रे वो मटेरियल पार्टिकल है। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यों था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यों था, क्योंकि वो ना तो गैस जो हमने ग्लास ट्यूब में फिल करी और ना तो इलेक्ट्रोड, मतलब कि
मेटल की प्लेट उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन एनोड रेज है वो जो किस पे डिपेंड करी, कि आपने जो ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस फिल करी है उस पे डिपेंड कर रही है। तो एनोड है मटेरियल पार्टिकल है, क्योंकि आपने जो ग्लास ट्यूब में गैस फिल करी है उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये मटेरियल पार्टिकल है। थर्ड वन इज एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो सबको पता है। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये हमको कैसे पता चलेगा कि वही हमारी मेथड है कि अगर यहाँ से एनोड रेज जा रही है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है। अब क्योंकि एनोड रेज जो है वो इस तरफ मूव हो गई, फिर वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, उसका मतलब क्या होगा कि एनोड रेज पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। ये बात खत्म हुई यहाँ पे। अब पढ़ते हैं एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एनोड रेज के पास कुछ चार्ज होगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये लाइन भी हम लिख लेंगे। फोर्थ कौन सी है, एनोड रेज may get deflected by external magnetic field। ये मैं हटा दूँ, एनोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब एनोड रेज है वो चार्ज पार्टिकल है, तो अगर आप उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो डेविएशन होगा ही ना उसका, तो डिफ्लेक्ट होगी ही। चलो इतना लिख लो। अब ये जो लाइन है वो प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन आप ये लाइन लिख लो, ये आपके फिजिक्स में आती है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल, ये फिजिक्स में आती है लाइन, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विथ एनी एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Electric field when charged particle move with any acceleration it produce electric field and magnetic field। फिफ्थ क्या रहेगा, एनोड रेज also affect एनोड रेज अल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ये भी ऑब्जेक्ट की शेडो बनाएगी। एनोड रेज अल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। एनोड रेज अल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अब 6 पॉइंट के पहले मैं थोड़ा पानी पीना चाहूँगा और ब्रेक लेना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे के पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। और मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं, अब 2-3 पॉइंट बचे, तो आप भी पानी पी लीजिए, मैं पानी पी के थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ।
स्पेसिफिक चार्ज की बात करेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का किसका ज़्यादा है। 6 पॉइंट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, देखो QE/ME। देखो अब यहाँ पे कितना आएगा 1.6 × 10⁻90 कूलम, यहाँ पे कितना आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ हम प्रोटॉन लिखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कितना आएगा Q प्रोटॉन अपॉन मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन का चार्ज कितना आएगा 1.6 × 10⁻90 कूलम, लेकिन इसका मास कितना आएगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसका कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना है 10⁻27 और ये 10⁻31 है, तो ये कम है क्योंकि इसकी नीचे वाली वैल्यू कम है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चलो अब इतना लिख लीजिए। अब 7th पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 8 पॉइंट 2 पॉइंट बचे 7th और 8। चलो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हम 7th देखते हैं। Unlike cathode rays, their E/M ratio, their मतलब एनोड रेस का E/M वैल्यू is dependent upon the nature of gas, taken in tube। और आप ये वाली लाइन में लिखूंगा नहीं, आप मुझे खुद गैस करके नहीं, आप सॉल्व करके बताओ कि मैक्सिमम क्यू मतलब ये जो स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज किसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम की कौन सी गैस के लिए होगा। देखो अब हम स्पेसिफिक चार्ज लिखते हैं इज इक्वल टू Q/M। अब Q सबका सेम है कि 1.6 आयोनाइज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी गैस में से, तो ये फिक्स हो गया 1.6 × 10⁻90 कूलम। अब मास सबसे कम मास कौन सी गैस का हो सकता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली गैस कौन सी आती है, उसका ही मास सबसे कम होगा, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन का, तो डेफिनेटली इट इज़ मैक्सिमम when gas present in tube is hydrogen। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो स्पेसिफिक चार्ज है वो किन बात पे डिपेंड करते हैं, Q और M पे। अब Q है हमको आयोनाइज करना है, तो हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चार्ज तो फिक्स होगा 1.6 × 10⁻90 कूलम। लेकिन मास जो है, अब जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम मास कौन सी गैस का है, डेफिनेटली उस हाइड्रोजन का, जो पहले आ रही है। तो लोएस्ट मास ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लोएस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा है। और वो क्या होगा, हमने ये वही कि प्रोटॉन के लिए जो आएगा वही उसका स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो आएगा। अब 8th जो है वो बहुत कॉमन है कि एनोड रेस
flashes of light on ZNS screen. थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने अभी यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है, तो मुझे आपके कमेंट की नीड है कि मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट करूँ और आपको कहाँ अच्छे से और समझा पाऊँ। तो थैंक यू, और आप कमेंट करें कि मुझे मतलब आपको मेरे से पढ़ के कैसा लगा है। थैंक यू।